हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। मध्यकालीन इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के पहले पार्ट में हमने संगम वंश और सौलू वंश के बारे में पढ़ा, उनके राजाओं के बारे में डिटेल्स में चर्चा की और इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम पार्ट 2 में तुलुप वंश और अरबिदु वंश के बारे में पढ़ेंगे, इनके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और ख़ास तौर पर कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या अहम भूमिका थी विजयनगर साम्राज्य को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तुलुप वंश के बारे में। तुलुप वंश की उत्पत्ति हुई कैसे? तुलुप वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1505 से 1570 यानी लगभग 65 वर्षों तक शासन किया विजयनगर में। और इसकी स्थापना जो है वो नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी, जिसे इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा जाता है। अब तुलुप वंश की उत्पत्ति में ये एक बात क्लियर हो जाती है कि जिस दौरान सालू वंश का जो अंतिम शासक इम्बाडी नरसिंह अपने राजगद्दी पर काबिज था, तो उस दौरान 1505 में वीर नरसिंह ने इनकी हत्या करके स्वयं को विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन पर काबिज किया और तुलुप वंश की स्थापना कर दी। वीर नरसिंह का जो पूरा शासनकाल है वो आंतरिक विद्रोह और आक्रमणों के लिए प्रभावित था। हालांकि इनका जो टाइम पीरियड था एक शॉर्ट टर्म के लिए था, यानी कम समय के लिए था, लेकिन फिर भी इनकी जो सेना थी बहुत ज़्यादा सुसंगठित थी। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि जिस दौरान पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा था, तो उस दौरान वीर नरसिंह अल्मीड़ा से एक समझौता करते हैं घोड़े को लेकर को। घोड़े को खरीदने को लेकर के एक समझौता होता है वीर नरसिंह और पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा के बीच। और वीर नरसिंह ने उनके जो शासन काल में जो नागरिक थे उनको युद्ध प्रिय और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया, है ना। और उन्होंने अपनी उदार नीति का भी परिचय दिया और अपने शासन काल में उन्होंने विवाह कर जैसे महत्वपूर्ण कर को हटा दिया। नूनीज, जो कि एक प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है कि जो वीर नरसिंह थे वो एक धार्मिक राजा थे जो पवित्र स्थानों पर दान किया करते थे। और वीर नरसिंह की जब मृत्यु होती है 1509 में, तो उसके पश्चात इनके जो छोटे भाई होते हैं कृष्णदेवराय, वो सिंहासन पर काबिज होते हैं। ये प्रमुख तुलुक वंश के शासक हैं, जिसमें वीर नरसिंह सबसे पहले हैं 1505 से 1509 ईस्वी, कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी, अच्युत देव 1529 से 1542 और सदाशिवराव 1542 से 1570 ईस्वी। सबसे पहले जानते हैं वीर नरसिंह के बारे में। 1505 से 1509 वीर नरसिंह जो हैं वो विजयनगर के काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे, शक्तिशाली राजा थे और इनको वीरा नरसिंह या वीरा नरसिम्हा तृतीय भी कहा जाता है। अब वीर नरसिंह के बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो 1505 में गद्दी पर बैठे और इस दौरान जब उनके पिता की हत्या कर दी जाती है, हत्या हो जाती है, तो इनके शासनकाल में जो है तो बहुत ज़्यादा आंतरिक विद्रोह होने लगता है। बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर आंतरिक विद्रोह होता है ना, क्योंकि ये अपने टाइम पीरियड में विद्रोहों को दमन करने के लिए पूरा समय बिता दिया। और इस दौरान क्या होता है कि जो बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, इस बात को फ़ायदा उठाकर तुंगभद्रा के दक्षिण में अपने राज्य को विस्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन जो वीर नरसिंह है उन्होंने आलिया राम राय और उनके जो पुत्र हैं थीमा के साथ समझौता करके, समर्थन करके यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर देते हैं और यूसुफ आदिल शाह वापस बीजापुर लौट जाता है। और इन्होंने अदोनी और कुर्नूल क्षेत्र को विजयनगर में अपना एक हिस्सा बना लिया था और उन राज्यों को अपने विजयनगर में शामिल कर लिया था। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने बड़े व्यापक पैमाने में अपना विस्तार किया है, राज्य का विस्तार किया है। और एक इनके बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने क्या किया था कि उमुत्तर के जो विद्रोह थे उसको दबाने के लिए एक ठोस प्रयासों को मिश्रित यानी ठोस प्रयासों बड़े व्यापक पैमाने पर कदम उठाया उसके विरुद्ध। और इन्होंने क्या किया कि संघर्ष में पुर्तगाल ने राजा राय की सेनाओं की मदद की और भटकल की बंदरगाह के नियंत्रण में घोड़े और तोपखाने प्रदान की थी। यानी उस समय क्या था कि धीरे धीरे पुर्तगाली भी क्या कर रहे थे कि अपना पैग भारत में पसार रहे थे। तो उस दौरान पुर्तगाली और वीर नरसिंह के बीच एक समझौता होता है। समझौता ये था कि भटकल में बंदरगाह खोलने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इसका अप्रूवल दे दिया था वीर नरसिंह ने। और जब अप्रूवल दे दिया तो पुर्तगालियों ने घोड़े और तोपखाने वीर नरसिंह को प्रदान किए थे।
अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो पूरा नाम था कृष्णदेवराय था। 16 फरवरी 1471 में इनका जन्म होता है। 1529 में इनकी देहांत हो जाती है। उपाधि बहुत जरूरी एग्जाम के नज़रिए से, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। शासन 1509 से 1529। धार्मिक मान्यता जो है वो वैष्णव है। सुधार परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न किया और विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को समाप्त कर दिया। इनके पूर्व में वीर नरसिंह थे और वंश इनका था तुलुप वंश। संबंधित लेख की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य, विशेष बात यह है कि बाबर जो कि मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक और संस्थापक था, उसने अपनी जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, उसमें कृष्णदेवराय का वर्णन किया है और उसने बोला है कि कृष्णदेवराय जो है वो भारत के सबसे प्रतापी शासक थे और सबसे शक्तिशाली शासक थे। अन्य जानकारी की बात करें तो कृष्णदेवराय ने तेलुगु साहित्य का महान विद्वान, उनको महान विद्वान भी माना जाता है और उन्होंने अमुक्तमाल्यद और विश्वभीति जैसी ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जो कि तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय की अगर हम बात करें तो ये तुलुप वंश के वीर नरसिंह के छोटे भाई हैं और ये क्या करते हैं कि 1509 में विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं और उनके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य शक्ति के दृष्टिकोण से चमरोत्कर्ष पर था और कृष्णदेवराय ने वीर नरसिंह से ज़्यादा अपने राज्यों का विस्तार किया है और उन्होंने सबसे पहले 1509 से 1510 में बिदर का जो सुल्तान था महमूद शाह को अदोनी के समीप हरा दिया। 1510 में उमुत्तर के विद्रोह को पराजित कर दिया और 1512 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके रायचूर पर अधिकार कर लिया और तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया। और इनके बारे में एक बात कही जाती है कि इनको यवन राजा स्थापनाचार्य की उपाधि दी गई। अब यवन राजा स्थापनाचार्य की उपाधि देने का क्या कारण है? कारण ये है कि जिस समय बिदर पर पुनः आक्रमण हुआ तो उस समय क्या करते हैं, कृष्णदेवराय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद के कब्जे से छुड़ाकर उनको पुनः सिंहासन पर बैठा दिया, जिससे इनको यवन राजा और स्थापनाचार्य की उपाधि दी गई। अब इनकी अगर हम विजय और नीति की बात करें तो 1513 से 1518 5 वर्षों तक इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को कम से कम 4 बार युद्ध किया इनके साथ और चारों बार कृष्णदेवराय ने गजपति को पराजित किया। और जब पराजित हो गया तो इस निराशा के दौरान प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ करके संधि कर लेते हैं, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को कृष्णदेवराय ने सालुक तिम्न के द्वारा पराजित किया था और कृष्णदेवराय का अंतिम जो सैनिक अभियान था वो बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध था और आदिल को परास्त कर गुलबर्गा के प्रसिद्ध किले को ध्वस्त कर दिया और 1520 में ये साबित कर दिया कि कृष्णदेवराय एक है और कृष्णदेवराय शक्तिशाली है और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इनके जितने भी युद्ध जिनके जितने भी शत्रु थे सभी शत्रुओं को इन्होंने पराजित कर दिया। इसीलिए विजयनगर में अगर कोई सबसे प्रतापी शासक माना जाता है तो वो थे कृष्णदेवराय, क्योंकि इनका जो बुद्धि था वो कुशाग्र बुद्धि के थे। खास तौर पर युद्ध रणनीति यानी इनका जो अनुभव है बहुत ज़्यादा था और इनके भाई का भी साथ था और सबसे बड़ी बात कि ये विद्वान भी थे, जानकार भी थे। अमुक्तमाल्यद जैसे ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। अब इनके बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने पुर्तगालियों से मित्रता भी की थी। अब पुर्तगालियों से मित्रता कैसे की थी? तो दरअसल बात ये थी कि अरब और फारस से होने वाले घोड़े के व्यापार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी विजयनगर साम्राज्य को, क्योंकि जो भी फारस से घोड़े आते थे उसमें पुर्तगालियों का एकाधिकार था, पूर्ण अधिकार था और बिना रुकावट के चलने के लिए कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली शासक जो उस समय था अलबुकर के साथ मित्रता यानी संधि कर लेते हैं और पुर्तगालियों की विजयनगर के साथ संधि के अनुसार पुर्तगाली विजयनगर को ही घोड़े देने के लिए बाध्य थे, किसी और राज्य को घोड़े नहीं दे सकते थे। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी और इस शर्त पर दी कि वे मुसलमानों से गोवा छीन ले, है ना। अब बात करते हैं अच्युत राय के बारे में कि अच्युत राय कौन थे। कृष्णदेवराय ने अपने भाई
अछूत राय जो कि 1529 से 1542 तक उत्तराधिकारी थे। अभिलेखी एवं साहित्यिक प्रमाण बतलाते हैं कि अछूत देव राय एकदम वैसा व्यक्ति नहीं था जैसा कि नूनीज ने वर्णन किया है। अछूत देव राय ने मदुरा के राज प्रतिनिधि को दंड दिया और तिरुवांकर के राजा को पराजित भी किया था, है ना। और अपने शासनकाल में बीजापुर के शासक इस्माइली आदिल खान से रायचूर और मुदगल के किले छीन लेते हैं। अब यहाँ इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि ये रायचूर और मुदगल, यही दोनों जो राज्य हैं, यही दोनों जो नगर है, आगे चलकर एक सबसे बड़े युद्ध का परिणाम बनते हैं। अछूत देवराय ने गजपति शासक के आक्रमण को असफल कर दिया और साथ ही 1530 में गोलकुंडा के सुल्तान को भी पराजित कर दिया। अछूत देवराय ने के समय एक महामंडलेश्वर नामक एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की गई। और ये एग्जाम में आ सकता है कि महामंडलेश्वर नामक एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, तो वो हुई थी अछूत राय के शासनकाल के दौरान। 1542 में इनकी मृत्यु के पश्चात जो है तो अछूत के साले सलक राज तिरुमल ने अछूत के अल्पायु पुत्र वेंकट प्रथम को सिंहासन पर बैठाया और उसका शासन मात्र 6 महीने तक रहा। बाद में अछूत के जो भतीजे होते हैं वो सदाशिवराव राजगद्दी पर बैठते हैं। अब बात करते हैं सदाशिवराय के बारे में। सदाशिवराय के बारे में एक बात कही जाती है कि ये थोड़ा आलसी पवित्र के थे, यानी इनका राजकाज से कोई लेना देना था नहीं। तो इसीलिए इनके राजकाज का जो वास्तविक शासक हम बोल सकते हैं वो कौन थे, राम राजा थे, है ना, राम राय। क्योंकि इनका ये नाम मात्र के शासन थे, है ना। और सदाशिव राय के समय में राम राय ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया था। और राम राय ने विजयनगर की परंपरा के विपरीत पड़ोसी मुस्लिम राज्यों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि अभी तक हमने जो भी वंशों के बारे में पढ़ा, वहाँ के किसी भी शासक ने, खास तौर पर विजयनगर के जितने भी शासक थे, उन्होंने कभी भी दूसरे राज्य, खास तौर पर मुस्लिम राज्यों के आंतरिक हस्तक्षेप में भागीदारी नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर सदाशिवराय के टाइम पीरियड में राम राय ने जो पड़ोसी मुस्लिम राज्य थे उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। और यही आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप आगे चलकर विजयनगर के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है ना। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं तालीकोटा की युद्ध के बारे में, जिसकी चर्चा बहुत फेमस है और ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये युद्ध जो है वो विजयनगर के लिए पतन का कारण था। अब विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति, यहाँ एक बेसिक बात क्लियर कर दूँ कि जिस दौरान विजयनगर की शक्ति धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, है ना। अब दक्षिण की अगर हम बात करें, जो भी जियोग्राफिकल कंडीशन है, तो उस समय दक्षिण में विजयनगर ही एक हिंदू राज्य था। बाकी आसपास की अगर हम बात करें कि जो अहमदनगर हो गया, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बरार, ये सब जो थे एक मुस्लिम राज्य थे। और इसमें क्या होता है कि जब विजयनगर धीरे धीरे ग्रोथ करता है, अब उनके आसपास के जलन करने लगते हैं कि ये जानते हैं कि विजयनगर जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा है। तो उस दौरान ये 4 राज्य का गठन बनता है कि कौन कौन 4 राज्य, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बिदर। ये 4 राज्य सबसे इम्पोर्टेंट है, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा, है ना। इसमें बरार शामिल नहीं था क्योंकि मेन कारण था कि गोलकुंडा और बरार के बीच में आपसी तनाव था, यानी दोनों के बीच शत्रुता था। इस कारण बरार इसमें शामिल नहीं था। अब ये चारों राज्य मिलकर क्या करते हैं, एक गुट बना लेते हैं, विजयनगर के विरुद्ध युद्ध करने का अभियान करते हैं। अब इनको पता था, क्या पता था कि ये शर्त रखते हैं। उस दौरान जो बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह सदाशिवराव से एक प्रस्ताव, एक संधि पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करता है और उन्हें एक बात कहता है कि आपने जो हमसे जो मुदगल और जो रायचूर वाला पार्ट छीना है, जो रायचूर वाला इलाका छीना है, जो राज्य छीना है, वो हमको वापस कर दो। लेकिन सदाशिवराय के टाइम पीरियड में राम राय ने इस मांग को ठुकरा दिया। और जब राम राय ने इस राय को ठुकरा दिया तो 23 जनवरी 1565 में आखिर वो वक्त आ गया जो विजयनगर के पतन का कारण था। तो 23 जनवरी 1565 में अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर और बीजापुर, इनकी संयुक्त सेना मिलकर के तालीकोटा
का युद्ध होता है जिसे राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध विजयनगर की सेना के बीच होता है और बहुत बुरी तरीके से विजयनगर की जो सेना होती है वो हार जाती है, जिसमें 70 वर्षीय राम राय वीरता पूर्वक लड़े किंतु उन्हें घेर कर मार दिया जाता है और विजयनगर शहर को बहुत बुरी तरीके से लूटा जाता है। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और बन्नी हट्टी या तालीकोटा के युद्ध ने सामान्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत कर दिया। इस युद्ध का वास्तविक कारण विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा थी और यह एक प्रकार का राजनीतिक युद्ध था। इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था सिविल। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इतना शक्तिशाली साम्राज्य एक क्षण भर में खत्म हो गया। यानी जो आसपास के जो राजा थे वो ईर्ष्या करते थे विजयनगर से। तालीकोटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि तालीकोटा का युद्ध 25 जनवरी 1565 में लड़ा गया। 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच इसे राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है और इसमें 2 गुट था। एक में विजयनगर और दूसरे गुट में 4 राज्य शामिल थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर। बरार के ना शामिल होने का कारण गोलकुंडा से आपसी मतभेद थे, है ना। और इस महासंघ का जो नेता था अली आदिल शाह ने राम राय से रायचूर और मुदगल के किले को वापस करने की मांग करता है, लेकिन राम राय साफ तौर पर मना कर देते हैं और बाद में फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है जिसे हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। ये है बीजापुर, ये हम्पी वाला इलाका है जो आप देख रहे हैं। ये पहले डेवलप्ड था और बाद में जब तालीकोटा का युद्ध होता है तो ये इस प्रकार में पूरे खंडहर में तब्दील हो जाता है। कितना शानदार नगर और बाद में क्या परिणाम होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अरबड़ू वंश के बारे में। अब यहाँ तुलु वंश का पतन हो चुका होता है। अब अरबड़ू वंश जिसे कार्नट वंश भी कहा जाता है 1570 से 1650 ईस्वी। 1570 में जो तिरुमल ने सदाशिव राय को अपदस्थ करके पेनकुंडा में इसकी स्थापना कर देता है अरबड़ू वंश की, और स्वयं जो है वो तिरुमल जो है वो इस वंश का संस्थापक बन जाता है। और यह वंश जो है दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था और इन्होंने अपनी राजधानी पेमाकोंडा में बना रखी थी, पेनु जो कोंडा है। अरबड़ू वंश को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की मिलीजुली सेनाओं द्वारा 1565 में तालीकोटा के युद्ध में पराजित कर दिया था। उसके बाद अरबिदू वंश की स्थापना होती है और इस वंश के जो संस्थापक है वो तिरुमल कहा जाता है। तिरुमल का जो उत्तराधिकारी था वो रंगदृति था। रंगदृति के बाद वेंकटदृति शासक बनते हैं। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों की श्रृंखला की यह अंतिम कड़ी थी और वेंकटदृति ने स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार किया और वहाँ से ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया और उसके शासनकाल में ही बाडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किस विजयनगर के शासनकाल के दौरान की थी? तो वेंकटदृति के टाइम पीरियड पर की थी और वेंकटदृति जो थे वो चित्रकला के विशेष रुचि माने जाते। अब इनके पतन का कारण देख लेते हैं। तो इस वंश के अंतिम शासक के समय मैसूर, बेदनूर, तंजौर, जैसा कि मैंने बताया कि मैसूर की स्थापना हो चुकी थी, ये सब क्या थे, एक स्वतंत्र राज्य बन चुके थे और विजयनगर साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी से अधिक समय तक जीवित रहा। बाद में समय में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण राजाओं की सत्ता का धीरे धीरे क्षय हो गया और इस वंश के अंतिम शासक रंग तृतीय को बेल्लौर के एक छोटे के प्रदेश का जागीर प्रदान किया गया और 1664 की लड़ाई में यह प्रदेश भी बीजापुर और गोलकुंडा की सेना के पास चला गया और इसके साथ अरबड़ू वंश का पतन हो गया। और जैसे ही अरबड़ू वंश का पतन होता है तो विजयनगर भी यहाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर के बारे में डिटेल्स में पढ़ा हमने। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।